आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास लेखन के वन लाइनर क्वेश्चन की, जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और ये पेपर बीएचयू के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष के तीसरे पेपर के रूप में है, जो कि 5वें सेमेस्टर का अंग है। और इसका कोड है बच्चों BAA 313। तो चलिए इसके एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा, इतिहास स्वरूप एवं सिद्धांत के लेखक कौन हैं? कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसको रट लीजिएगा। इतिहास स्वरूप और सिद्धांत, जिसके रचनाकार हैं गोविंद चंद्र पांडे, जिसको आप लोग GC पांडे के नाम से भी जानते हैं। आप इलाहाबाद के प्रोफेसर रह चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है वन लाइनर में, पंचम वेद किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना बच्चों, इतिहास पुराण को पंचम वेद कहते हैं। ठीक है। हेरोडोटस किस देश से था? तो बच्चों ये यूनान देश से था। और एंशियंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन हैं? तो वे हैं VS पाठक, विशंभर शरण पाठक। ठीक है ना। वर्तमान मनवंतर का नाम बताइए। तो मनवंतर एक तरह से महायुग है बच्चों, और इस मनवंतर में सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग की चर्चा होती है। तो अभी वर्तमान में जो है 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसको कहते हैं वैवस्वत मनवंतर। रटे रहिएगा, क्या कहते हैं? वैवस्वत मनवंतर। और इसके पूर्व कौन सा था जो 6वां था, जिसके बाद ये वैवस्वत मनवंतर आया था? वो था चाक्षुष। और इसके बाद आएगा सावर्णी मनवंतर। तो इस चीज़ को आप जानिएगा। लेकिन वर्तमान में कौन चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। पुराणों की कुल संख्या कितने हैं? 18 पुराण माने गए हैं, जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण को सबसे प्राचीन पुराणों की पुराण के अंतर्गत रखा जाता है। चरित्र काव्य की परिभाषा क्या है? अब देखिए है, अब इसका परिभाषा जान लो। ऐसा प्रबंध काव्य जिसमें कथा, काव्य और इतिवृत्त कथा का उल्लेख मिलता है। इतिवृत्त मतलब ऐतिहासिक कथाएं। ठीक है ना। तो ऐसा प्रबंध काव्य जिसमें कथा, काव्य और इतिवृत्त कथा का उल्लेख मिलता है, जिसका संबंध किसी महापुरुष या वीर पुरुष के चरित्र का वर्णन, है ना, जिसमें क्या है? किसी महापुरुष या वीर पुरुष के चरित्र का वर्णन मिलता है। जैसे संध्याकर नंदी का रामचरित, अश्वघोष का बुद्ध चरित, महापुरुष है ना। हर्षचरित बाणभट्ट का हर्षचरित, तो ये हर्षवर्धन का है कि वीरतापूर्ण कार्य जो किया गया था। और विक्रमांक देव चरितम जो है, जो बिल्हड़ के द्वारा रचित है, वह विक्रमादित्य खष्ट की उपलब्धियों के बारे में सूचना देता है। उसी में रामायण भी आता है एक तरह से। तो ये जो चरित्र काव्य परंपरा है, इसमें वीर पुरुषों और महापुरुषों के चरित्र का वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और ये किस रूप में होता है? काव्यात्मक रूप में होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि प्रवर किसे कहते हैं? तो प्रवर किसे कहते हैं बच्चों? किसी गोत्र परंपरा में आने वाले, यानी किसी ऋषि के नाम से जो गोत्र चलता है, उसके वंश परंपरा में आने वाले महान ऋषियों को प्रवर के नाम से जाना जाता है। जब कभी कोई मांगलिक कृत्य होता है, तो यज्ञ में गोत्र के साथ उस वंश में पैदा हुए महान ऋषियों का उल्लेख किया जाता है। जैसे कश्यप गोत्र में लौगाक्षी और शांडिल्य प्रवर माने जाते हैं। तो ये इस वंश में उत्पन्न होने वाले अन्य महान ऋषि थे, कश्यप जी के अलावा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो ये आपको हमने बता दिया। रामायण के रचनाकार कौन हैं? आदि कवि वाल्मीकि। ये तो सबको पता है।
आइडिया ऑफ हिस्ट्री के लेखक कॉलिंगवुड यही कहते हैं, विचारों का इतिहास मानते हैं। इतिहासों को क्या मानते हैं? विचारों का इतिहास मानते हैं। हिस्टोरी का किसका ग्रंथ है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को। व्हाट इज हिस्ट्री के लेखक कौन है? E.H. कार। तो ये जो चीज़ें हैं इसको तो एकदम रट जाइएगा। व्हाट इज हिस्ट्री? E.H. कार। E.H. कार का ही महत्वपूर्ण कथन है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का क्या है? संलाप है या सेतु है। ठीक है। अच्छा, अगली बात हम बात करते हैं, ऋषियों की वंशावली से आप क्या समझते हैं? ऋषियों की वंशावली से मतलब क्या है? वंश से। तो पुराणों के पंच लक्षणों में आने वाले वंश का संबंध ऋषियों की वंशावली से लिया जाता है, जिसमें गोत्र परंपरा और उनके वंश का इतिहास का वर्णन मिलता है। यानी प्रत्येक ऋषि कौन थे, उनके कौन कौन से वंशज पैदा हुए, वो किस गोत्र परंपरा से थे, ये सारी चीज़ें इस वंश के अंतर्गत आती है, जिसमें ऋषियों की वंशावली सम्मिलित है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, लेकिन उसके पहले हम सोचे कि आपको कुछ और जानकारी दे दें जो आपको बड़ा काम आएगा। तो काम क्या आएगा? देखो, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, मत्स्य पुराण। इसमें 10 अवतारों का उल्लेख है, शुंग वंश का उल्लेख है, सातवाहन वंश की जानकारी दी गई है। वायु पुराण में गुप्त वंश के विषय में, वहीं विष्णु पुराण में मौर्य वंश के विषय में। ब्रह्म पुराण को लोग आदि पुराण मानते हैं और स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण माना जाता है, और गरुड़ पुराण जो है उसको सबसे नया पुराण माना जाता है। तो 18 पुराणों में ये जो मुख्य बातें थी। और आपको पता ही होगा तो पुराण के 5 लक्षण हैं, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य। सर्ग माने सृष्टि, प्रतिसर्ग मतलब प्रलय के बाद सृष्टि का पुनर्जन्म या पुनर्निर्माण। ठीक है। फिर सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च। तो वंश यानी ऋषियों की वंशावली हो गई। मनवंतर यानी महायुग की संकल्पना जो है, मनु की आयु और ब्रह्मा की आयु की गणना की गई है। और बचा क्या? वंशानुचरित। तो महान पुरुषों के जीवन चरित्र पर, है ना, या सूर्य चंद्र वंश से संबंधित राजकुलों का इतिहास, या उस वंश में पैदा हुए किसी महान राजा का इतिहास, महान पुरुषों का इतिहास जो है वो कहलाता है वंशानुचरित। तो ये आप लोगों को जानना चाहिए। अब बात करते हैं गोत्र किसे कहते हैं। तो गोत्र का तात्पर्य एक कुल अथवा वंश परंपरा से है। किसी एक ऋषि के नाम पर चलने वाले कुल की पहचान उस ऋषि के नाम से चलने वाले गोत्र से होती है। जैसे कश्यप, वशिष्ठ, गर्ग, गौतम, सांडिल्य इत्यादि। कल्प क्या है? 14 मनु और उनके मनवंतर को मिलाकर एक कल्प बनता है, जो ब्रह्मा का एक दिवस होता है। तो जो ब्रह्मा का एक दिवस होता है वही क्या कहलाता है? कल्प होता है। ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है, सलाका पुरुषों की संख्या कितनी? तो बच्चों वो 24 है। सलाका किससे संबंधित है? तीर्थंकरों से संबंधित है। ठीक है ना। तीर्थंकर क्या है? जो क्या करते हैं? पार उतारते हैं। तो मतलब ये तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है। तो सलाका पुरुष किससे जुड़ा हुआ है? जैन तीर्थंकरों से। तो कितने हैं? 24। अगला रचना है विक्रमो वर्षीयम। क्वेश्चन है, विक्रमो वर्षीयम मिथक का प्रथम उद्धरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है बच्चों ऋग्वेद के 10वें मंडल की सूक्त में। ठीक है ना। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसी के सूक्त में उर्वशी और पुरुरवा का कथानक मिलता है पहली बार। अब पूछता है कि इतिहास की परिभाषा क्या है? देखिए कई है। जैसे पहली बात तो आप अगर भारतीय परंपरा के हिसाब से लिखोगे तो इति धन हास, है ना। इति माने ऐसा, है ना। इति यानी बीता हुआ जिसको आप कह सकते हो, है ना। और हास माने हुआ था।
तो ऐसा हुआ था, तो ये हो गया। दूसरा जो इतिहास की परिभाषा जो जिसको आपको लिखना, एक और भी है जिसको आप इति है मा सीदिति यह कथ्यते स इतिहास, उसको भी आप लिख सकते हो। यानी निश्चित रूप से ऐसा हुआ था, यह जिसे कहा जाता है वही इतिहास है। अब देखिए इतिहास की परिभाषा जो सही है उसको मैं बता रहा हूँ। ये है तथ्यों और घटनाओं का काल क्रमानुसार अध्ययन करना ही इतिहास है। बड़ा आसान है। तथ्यों और घटनाओं का काल क्रमानुसार अध्ययन करना ही इतिहास है। कोई कहता है इतिहास कहानी है, हेनरी पिरिन कहते हैं ना। कोई कहता है इतिहास सामाजिक संबंधों का जाल है। कोई कहता है इतिहास क्या है, विचारों का इतिहास है। कोई कहता है इतिहास सत्य की खोज करना है। लेकिन जो असल में इतिहास की परिभाषा है वो यह है, तथ्यों और घटनाओं का काल क्रमानुसार अध्ययन ही या अध्ययन करना ही इतिहास है। चलिए आगे बात करते हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं बच्चों? तो कितने पर्व हैं? 18। ठीक है ना। श्रीमद् भागवत गीता किस पर्व के अंतर्गत है? तो वो है भीष्म पर्व। कलयुग में कितने मानव वर्ष हैं? तो ध्यान रखिएगा 4,32,000 वर्ष, यही उत्तर देना है। और इसमें एक मानव की आयु 100 वर्ष मानी गई है, तो उत्तर 4,32,000 वर्ष ही दीजिएगा। ठीक है। बुद्ध चरित सारिपुत्र प्रकरण सौंदरानंद के लेखक कौन है? अश्वघोष। ठीक है। प्रतिसर्ग क्या है? प्रलय के बाद सृष्टि का निर्माण या सृष्टि का जन्म क्या कहलाता है? प्रतिसर्ग कहलाता है। उदाहरण क्या है? ऐतिहासिक दृष्टांतों को क्या कहते हैं बच्चों? हम उदाहरण कहते हैं। आदि पुराण के रचयिता कौन है? जिनसेन। ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारतीय इतिहास लेखन से। दशम मंडल, अब ये देखिए नारा संसी का एक उदाहरण दीजिए, या नारा संसी की परिभाषा अगर आप जानना चाहते हो तो ये है कि नारा संसी शब्द का पहली बार उल्लेख दशम मंडल में प्राप्त होता है। तो वेदों की ऋचा का, यानी वेदों की ऋचाओं में, तो जिसको आप कह सकते हो कि वेदों का वह मंत्र भाग जिसमें अनेक राजाओं के दान आदि की प्रशंसा का वर्णन मिलता है, उसे नारा संसी कहते हैं। यानी नरों द्वारा प्रशंसित व्यक्ति पर आधारित काव्य क्या कहलाता है? नारा संसी कहलाता है। जैसे ययाति का, नहुस का, या शिवी आख्यान जो है, कबूतर को बचाने के लिए जो उन्होंने अपना अंग दान कर दिया था। ठीक है। दधीची का आख्यान, ये सभी क्या कहलाते हैं? नारा संसी काव्य के अंग माने गए हैं। अब देखिए प्रश्न फिर पूछा कि गोविंद चंद्र पांडे यानी जीसी पांडे के इतिहास से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। सबसे पहला ही मैंने आज पढ़ाया आपको, वो था इतिहास का स्वरूप और सिद्धांत एवं सिद्धांत। मंजूश्री मूल कल्प किस धर्म से संबंधित है बच्चों? वो है बौद्ध धर्म। और ध्यान रखिएगा जितने भी दक्षिण से जो भी ग्रंथ मिलते हैं सिंगल से, सब पाली में है बौद्ध ग्रंथ। और तिब्बत साइड से जो भी मिलेंगे वो संस्कृत में मिलते हैं। दान स्तुति से आप क्या समझते हैं? अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे तो दान की प्रशंसा में गाए जाने वाले मंत्र को दान स्तुति कहते हैं। पौमचर्य के लेखक कौन है? तो पौमचर्य के लेखक हैं स्वयंभू या सत्यभूदेव, दोनों दो नाम है लेकिन स्वयंभू आप लिखिएगा। ठीक है। महावीर चरित के लेखक कौन है? भवभूति। ठीक है ना। तो भवभूति हो गए महावीर चरित के लेखक। अब है प्रथम मनवंतर का नाम बताइए। तो पहला मनवंतर, अभी तो आपको पिछले वाले स्लाइड में मैंने ये बताया कि अभी जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, अब सावर्ण ही आएगा। तो जो पहला वाला आया था उसको कहते हैं स्वयंभू मनु, और अंतिम जो है इंद्र सावर्णी कहा जाएगा, जो 14वां है। अगला क्वेश्चन है विक्रमांक देव चरितम के लेखक कौन है? बिल्हड़।
दीपवंश और महावंश की भाषा कैसी है? पाली। देखो सिंहल से मिला है तो पाली भाषा में होगी। फिर पूछ देता कि महावंश का लेखक कौन है? तो वो है महानामन नामक स्थविर, जो कि दिगचंद्र महाविहार में इस ग्रंथ का क्या करता है? लिखता है, जिसमें सिंहल का इतिहास और बहुत कुछ भारत के इतिहास का भी वर्णन मिलता है। विशंबर शरण पाठक की पुस्तक का नाम बताइए। तो वो है एंशियंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया। अब देखिए वंश क्या है, तो हमने बताया ऋषियों और देवताओं की वंशावली को क्या कहते हैं? हम वंश कहते हैं। और अगर पूछ दिया वंशानुचरित किसे कहते हैं बच्चों, तो ये देखो ये इसका ये वर्णन है कि सूर्य चंद्र आदि वंशों का वर्णन, यानी प्राचीन राजकुलों यानी सूर्य और चंद्र वंश का इतिहास। और इसका अर्थ अगर जानना चाहते हो तो ये है प्रत्येक वंश में जो प्रसिद्ध पुरुषों का जो वर्णन है वही क्या है? वंशानुचरित है। हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस हिस्टोरिका पुस्तक का रचनाकार था। इसे इतिहास का पितामह कहा जाता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। अगला है आख्यान किसे कहते हैं? तो आख्यान मतलब आख्यायते अनेनेति आख्यानम। इसे पुरावृत्त कथन भी कहते हैं। प्राचीन काल के कथाओं का है ना, घटनाओं का कथन कहा जाता है। प्राचीन घटनाओं का कथन ही क्या है? आख्यान है। जैसे शर्मा पड़ी आख्यान जो है, ठीक है ना। तो ऐसी कथा जिसका रचयिता उसे स्वयं देखा या सुना हो उसे हम आख्यान कहते हैं। और ऐसे आख्यान आपको ऋग्वेद में बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको रामायण में मिल जाएंगे। अब जैसे वाल्मीकि हुए, वेद व्यास हुए, उन्होंने उस घटना को देखा था या सुना था, तो ऐसी कथा जिसका रचयिता उसे स्वयं देखा या सुना हो वह आख्यान कहलाता है। ठीक है। धर्मशास्त्र का इतिहास ये पुस्तक का लेखक कौन है? पी.वी. काणे। ठीक है। पांडुरंग वामन काणे। महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। ठीक है। एम विंटरनिस की पुस्तक का नाम बताइए। अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। अलबरूनी कौन था? महमूद गजनवी के साथ आने वाले एक उज्बेकी इतिहासकार थे जिन्होंने तहकीक उल हिंद या किताब उल हिंद की रचना किया था। उसी को तहकीकात भी कहते, कोई तहकीक कहता है, आप देख लीजिएगा। त्रिवर्ग से आप क्या समझते हैं? और ध्यान रखिएगा अलबरूनी कब आया था? जाहिर सी बात है 11वीं सदी में। ध्यान रखिएगा। त्रिवर्ग से आप क्या समझते? त्रिवर्ग का संबंध धर्म, अर्थ और काम से लिया जाता है। हर्षचरित के रचनाकार कौन है या कादम्बरी के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। तो हर्षचरित से ज़्यादा आप समझिएगा इसको, ठीक है ना। अब पूछ देता है नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन। या पूछ देगा हर्षवर्धन की कौन सी रचना नहीं है? नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली हर्षचरित। तो पक्का जान लो हर्षचरित जो है किसकी रचना है? वो है बाणभट्ट की। राजतरंगिणी क्या है? कल्हण की रचना है। ध्यान रखिएगा इसमें 36 राजपूतों के वंशों का इतिहास मिलता, मतलब राजपूतों का कुल 36 कुलों का वर्णन मिलता है। किसमें? राजतरंगिणी में। और ये इसके अध्याय को क्या कहते हैं बेटा? तरंग में विभाजित है। इसमें कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश का इतिहास वर्णित है। ठीक है ना। नव शशांक चरित के रचनाकार कौन है? पद्मगुप्त। संध्याकर नंदी ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था रामचरित। गौड़वहु वाकपति मुंज। ठीक है ना, वाकपति मुंज। आगम ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है बच्चों? जैन धर्म। और जैन धर्म के ग्रंथों की भाषा क्या है? अर्धमागधी प्राकृत। अब प्रश्न उठता है त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। अब त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब एक एक चीज़ जानिए। सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक माना जाता है, जो कई भागों में विभाजित है, जैसे दिग् निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। ठीक है ना।
तो ये सारा जो है 5 भागों में बांटा है, 5 निकायों में, और उसी खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन है, जिसमें 544 कथाओं का वर्णन मिलता है। और ये बुद्ध के उपदेश से संबंधित है। कहते हैं इसको पहली संगीति के दौरान आनंद के द्वारा इसको संकलित किया गया, ठीक है। और यदि बात करें विनय पिटक की, तो सबसे छोटा है, अनुशासन संबंधी है। इसको सबसे वयोवृद्ध बौद्ध आचार्य प्रथम संगीति के दौरान उपाली महाराज के द्वारा लिखा गया था। और तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, जो कि दर्शन संबंधी है, बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ है। और इसमें बुद्ध की कथा का भी उल्लेख मिलता है कथावत्थु में। तो इसकी रचनाकार है मोगलीपुत्तिस्य, जिसको तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में इसकी संकलन किया गया, यह रचना की गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समस्त ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम के दृष्टि से बच्चों, ठीक है ना। सभी को बेस्ट ऑफ लक।